और अब आपको आगे दिखाने जा रहे हैं 2024 की राजनीति की बड़ी घटनाएं कि किस तरह से देश का चुनाव हुआ और हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नजर आया। कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ू, इन तीन चुनाव में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, न हम हारे थे न हम हारे हैं। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास प्रोग्राम साल 2024 की राजनीति। जी हां, साल 2024 राजनीति के इतिहास का गवाह रहा है। राजनीति की दुनिया में इस साल को खास तरीके से याद रखा जाएगा। इसी से जुड़ा ये खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ू, इन तीन चुनाव में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, न हम हारे थे न हम हारे हैं। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। ये साल कई अहम राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना के यही वो साल रहा जब 62 साल बाद देश में किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। लोकसभा के अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी साल हुए, लेकिन जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी के जादू को फीका करार दे दिया, तो वहीं फिर एक के बाद एक हुए विधानसभा चुनाव ने बता दिया कि ये जादू अभी बरकरार है। ये जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। साल 2024 बेहद खास रहा, खास कर राजनीति के तौर पर अगर इस साल की बात करें तो चौंकाने वाला साल रहा। इस साल चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि राजनीतिक विशेषज्ञ भौचक्के रह गए। साथ ही 2024 के चुनावी नतीजों ने यह भी साबित कर दिया, देश की जनता को साधना इतना भी आसान नहीं। आम जनता ने लोकसभा चुनाव से लेकर अलग अलग विधानसभा चुनावों तक में एक ऐसा जनादेश दे दिया जिसका अंदाजा राजनीति के बड़े बड़े विशेषज्ञ लगा ही नहीं पाए। 2024 की सियासी पिच पर कहीं रैलियां, कहीं रोड शो, तो कहीं यात्राओं से चौके छक्के लगाने के पूरे प्रयास हुए। राजनीतिक हलचल और आरोप प्रत्यारोप तो मानो आए दिन का राजनीतिक खेल हो गया। लेकिन 2024 की राजनीति में क्या खास रहा? एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी रण में उतरे। विपक्षी दलों ने बनाया इंडिया अलायंस। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली बढ़त। संविधान को लेकर नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहा विपक्ष। गठबंधन की राजनीति की हुई वापसी। तो शुरुआत करते हैं 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच के 7 चरणों में आम चुनावों की। जी हाँ, ये 7 चरणों का मतदान बेहद दिलचस्प रहा और जैसे ही मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई, सीधा एग्जिट पोल सबके सामने आ गए। ये मतदान इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में सबसे खास। और चुनावी नतीजे मानो चौंका गए। जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी रण में उतरे, ताबड़तोड़ रैलियां की गई। एनडीए के तमाम दिग्गज चुनावी रण में प्रचार करते नजर आए। स्टार प्रचारक जगह जगह रैलियां कर रखे थे। तो वहीं बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी रैली के बहाने सीधा कांग्रेस को निशाने पर ले रखे थे और एनडीए का सिर्फ एक ही दावा था, अब की बार 400 पार। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार, फिर एक बार,
अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली मानो अब की बार किला भेद ही देंगे। इंडिया अलायंस बनाया गया, लेकिन जब चुनावी समर का अंत आया और आई नतीजों की बारी तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही गए। अगर हम बात विपक्षी दलों की करें तो लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलती भी दिखी है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही देश के 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी हुआ। देश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो चुनावी रण में जीत के दावे के साथ खूब प्रचार किया गया और कांग्रेस के समेत विभिन्न विपक्षी दल एक हो गए, इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी रण में उतरे। सीधा मुकाबला एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बीच रहा। देश में 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक पूरे 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग हुई। 543 सीटों के लिए चुनाव हुए। परिणाम को 4 जून 2024 को जारी कर दिया गया। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटों पर जीत मिली। उसने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई। अन्य दलों को 17 सीटें मिली। सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाले दलों की बात करें तो भाजपा को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16 और जदयू को मिली 12 सीटें। इस बार रही 18वीं लोकसभा और चुनाव से पहले देश में भाजपा की हवा होने का पूरा दावा कर 400 पार का नारा देकर आत्मविश्वास से भरे बीजेपी के स्टार प्रचारक आए दिन रैलियां कर रहे थे। बीजेपी का दावा बिल्कुल स्पष्ट था कि इस बार 400 पार होगा ही। तो वहीं अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भाजपा को रिकॉर्ड सीटें जीत मिल रही थी। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 400 का आंकड़ा छू लेगा, ये राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते भी नजर आए थे। हालांकि जब आए नतीजे तो एक तरफ रह गए राजनीतिक विशेषज्ञ और एग्जिट पोल हैरान। भाजपा बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। बीजेपी को मिली 240 सीटें। हालांकि तेजपा और जदयू साथ ही इनके अन्य सहयोगी दलों की मदद से भाजपा तीसरी बार केंद्र में सत्ता पर स्थापित होने में पूरी तरह से सफल जरूर हो गई। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार आम चुनावों के नतीजों के बाद ये कहा जाने लगा कि पीएम की लोकप्रियता अब गिरने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद कई जगहों पर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी ये साफ कर दिया कि शायद पीएम की लोकप्रियता अभी भी बरकरार ही है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के नतीजों ने हर किसी को एक बार फिर दंग कर दिया। ये लगा कि इस देश की जनता को समझना बेहद मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जहां विपक्ष को मजबूत किया तो वहीं एक बार फिर से गठबंधन की राजनीति की एंट्री हो गई। लेकिन विपक्ष की भूमिका और एजेंडा कितना सफल रहा, ये भी राजनीतिक विश्लेषण की एक बड़ी वजह बन गया। बीजेपी ने मानो लोकसभा में लगे झटके से सीख ली और ज्यादा मेहनत की। वापसी करने का एक बड़ा मौका विधानसभा चुनाव नजर आए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति राज्यों के लिए बदली, एग्रेसिव होती नजर आई। नतीजा रहा हरियाणा चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र में मोदी का मैजिक चल निकला। लेकिन चर्चा यही कि लोकसभा चुनाव में आखिर विपक्ष को क्या मिला।
इंडिया अलायंस की भूमिका आखिर कैसी रही? तो विपक्ष लोकसभा चुनाव में एक लीक पकड़कर चलता रहा। नतीजा न केवल विपक्ष को मजबूती के तौर पर मिला, विपक्ष ने एक नैरेटिव भी सेट कर दिया। बीजेपी 400 पार नहीं, मिली 240 सीटें। कमजोर बहुमत और चुनौतियां अनेक। हरियाणा चुनाव में पास आ गया पलट। महाराष्ट्र में चल गया मोदी मैजिक। झारखंड हारे पर मोदी मैजिक बरकरार। लोकसभा चुनाव में विपक्ष हुआ मजबूत। जहां एक तरफ आम चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन ने आरोप लगाया कि भाजपा अगर कहीं जीत गई, भाजपा को अगर बहुमत मिल गया तो ये संविधान को बदल देंगे। कहीं ना कहीं ये भी लगा कि विपक्ष ने इस पूरे चुनाव प्रचार में ये नैरेटिव गढ़ दिया है और ये नैरेटिव अब जनता के बीच बैठ गया है। वहीं देखा ये भी गया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बावजूद, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे बड़े बड़े फैसले लेने के बाद भी बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू भी ना पाई। देश में हिंदी बेल्ट को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना गया, लेकिन हैरानी ये है कि हिंदी बेल्ट के ही सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक बड़ा झटका इस बार देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटें बीजेपी जीत पाई और 2019 के आम चुनाव के विपरीत नतीजे रखे, क्योंकि तब 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। वहीं इन चुनाव में विपक्ष को एक बढ़त मिलती नजर आई और कांग्रेस ने इसे अपने जश्न की तरह मनाया। तो वहीं हार के कारणों को लेकर कई जगह पर कांग्रेस के नेता कहते नजर आए कि ईवीएम का दोष है। हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान की, इस किताब की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आजादी से आज तक, जो भी आपको मिला है, लोकतंत्र, वोट, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, रोजगार, जमीन का अधिकार, जो भी आपको मिला है वो इस संविधान ने आपको दिया है। इस संविधान के लिए अंबेडकर जी लड़े, गांधी जी लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े और रायबरेली के किसान, रायबरेली की जनता लड़ी थी। देश में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा इतिहास जरूर रहा है, लेकिन जिस तरह से साल 2014 और 19 के आम चुनाव में भाजपा को एक बड़ी भारी जीत मिली, ये माना जा रहा था कि शायद अब भारत में गठबंधन की राजनीति को अलविदा कह दिया गया है। अब आम जनता चाहती है कि निर्णायक जनादेश हो। 2024 के चुनाव में कुछ ऐसी ही उम्मीद एक बार फिर से लगने लगी थी कि शायद बहुमत किसी एक ही पार्टी को मिलेगा, लेकिन जैसे ही नतीजे आए तो सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई और राजनीति में गठबंधन की फिर से एंट्री हो गई। अपने पिछले 2 कार्यकाल में बम्पर जनादेश वाली बीजेपी अब गठबंधन के साथियों के साथ सत्ता में है और विपक्ष का गठजोड़ लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। आए दिन विपक्ष की हो रही है प्रदर्शन, राजनीतिक उठापटक यूं ही जारी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और अचानक चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के पक्ष में बह रही बयार की दिशा बदल कर रख दी। कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं हुई कि हरियाणा में हारे तो हारे कैसे। जहां कांग्रेस का मंथन जारी है तो वहीं ईवीएम पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चौंकाया। 90 में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार। कांग्रेस को ले डूबी उसकी गुटबाजी। खाता तक नहीं खोल पाई बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी नहीं कर पाई कोई चमत्कार। अभय चौटाला खुद हारे, इनेलो को बढ़त। हरियाणा में साल 2024 राजनीतिक सरगर्मियों से भरा पड़ा रहा। ये साल कई मायनों में बेहद खास रहा। किसी पार्टी ने परचम की हवाओं का रुख बदलकर नया इतिहास रच दिया तो किसी की उम्मीदें अधर में लटक गई। हरियाणा में 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो उससे पहले ही हवाओं का रुख कांग्रेस की तरफ मुड़ा हुआ था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस के नेता अति उत्साहित थे।
जीत के दावे पुरजोर किए जा रहे थे। वहीं इसे देखते हुए बीजेपी ने मानो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कमर कस ली थी, लेकिन बड़े उथल पुथल के कयास तो लग ही रहे थे। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा किसी को ना था। विपक्ष के लगातार बढ़ते दबाव, कांग्रेस के पक्ष में बह रही बयार, पार्टी के खुद के सर्वे, बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजे बस चिंताएं बढ़ाने वाले ही लग रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, सीधी टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने नजर आ रहे थे और दावा भी दोनों पार्टियों की तरफ से जीत का था। सीएम सैनी ने दावा किया, कांग्रेस के सारे दावे फेल होंगे, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। वजह ये थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में 50% की बढ़त नजर आ रही थी और राजनीतिक सर्वे भी कहीं कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे थे। जब दावों का इस तरह से समर्थन हो रहा था तो कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित थे। कांग्रेस के जीत के दावों के बीच चर्चा यहाँ तक जा पहुंची कि कांग्रेस में आखिर सीएम पद का दावेदार कौन होगा। दबी छिपी जुबान में कई नाम सामने आए तो वहीं हर नेता ने एक ही बात कही, फैसला हाईकमान लेगा। लेकिन एक बात साफ थी, कांग्रेस को अपनी जीत का 100% भरोसा था। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हमें विश्वास है कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत किया है और जो जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत करी पूरे देश में और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के आए, उसी दिन हरियाणा में माहौल बनना लग गया था कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से, आपको जब नतीजे आएंगे तब आप भी देखना। और ये जो एग्जिट पोल है, इन्होंने भी एक दिशा आपको दिखाई दी है। जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की ऐसी जीत हुई जिसे किसी ने सोचा न था। नतीजे कांग्रेस की उम्मीद के बिल्कुल उलट निकले। उम्मीद थी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे। बीजेपी ने कमाल किया और 48 सीटों पर कमल खिला दिया। अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर दिया। इधर कांग्रेस जादुई आंकड़े से काफी पीछे छूट गई। वहीं जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी शहरी सीटों पर मजबूत है, जबरदस्त प्रदर्शन करती है, लेकिन ग्रामीण सीटों में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के नतीजे ऐसे रहे कि राजनीतिक विशेषज्ञ दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। बीते 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज भाजपा एक बार फिर से सत्ता विरोधी लहर को चीरते हुए किसानों के विरोध के चलते हारने की भविष्यवाणी के बावजूद जीत गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत के दावे धरे के धरे रह गए। लेकिन चुनाव के नतीजों ने ऐसा चौंकाया कि भाजपा को विजेता बना ही दिया। नायब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री फिर बने। हरियाणा में 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 2024 का आयोजन 5 अक्टूबर को किया गया था। इस चुनाव का परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आया। भाजपा ने लगातार तीसरी बार राज्य में सत्ता हासिल कर ली। चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली। वहीं इनेलो ने 2 सीटें जीती और 3 निर्दलीय भी इस चुनाव में जीत गए। ये कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और उनके दम के ऊपर, मोदी जी की नीतियों को साथ लेकर के उनकी जो मेहनत है, उसके दम के ऊपर हम तीसरी बार हरियाणा में तो 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं बधाई देना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को। सत्ता विरोधी लहर का खूब जिक्र हुआ, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश की 90 में से 48 सीटें जीती और लगातार प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। हैरानी की बात यह है कि सियासी जानकार और तमाम एग्जिट पोल ऐसे कोई भी संकेत दे नहीं रहे थे। जीत की हैट्रिक के साथ सीएम नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, कई केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे।
बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। इधर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी चुनाव में हार की बड़ी वजह मानी गई। चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन गुटबाजी जहां की तहां खड़ी नजर आई। पार्टी हार के कारणों की वजह तलाशने के लिए आकलन में जुट गई और यह आकलन अभी तक जारी है। कांग्रेस ने चुनावी नतीजों को एक तरह से नकार दिया, अपनी हार को स्वीकार कर दिया, बीजेपी पर आरोप लगाए, ईवीएम से छेड़छाड़ के ये आरोप लगाए गए। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था, उसके विपरीत ये नतीजे आए हैं। जो माहौल बना हुआ था मीडिया का भी, और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं, उनका भी ये है। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिलेड वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई है। तो वहीं कांग्रेस हार पर मंथन भी कर रही है और हार के कारणों को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते भी नजर आए। कांग्रेस की गुटबाजी हार के बाद और ज्यादा उजागर होती नजर आई। कांग्रेस के कई नेता मुखर हो गए। हालांकि मंथन अभी भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग के समक्ष कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर इस चुनाव को जीता है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी जांच के बाद कांग्रेस के तमाम आरोपों को नकार दिया, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं कि वो हार गए हैं। कांग्रेस का कहना है वो जीत जाते अगर ये वोट बैलेट पेपर पर होता, क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। इधर बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की है, तो वो 37 सीटें आखिर कैसे जीत गई। जहां जीत गए वहां कुछ नहीं कहते, जहां हार गई है वहां ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस ईवीएम के इस मुद्दे को लेकर अभी भी डटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का हार के कारणों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है और हरियाणा की सियासत में कांग्रेस ईवीएम को लेकर लगातार दोषारोपण कर रही है। हरियाणा की राजनीति अब भी बीजेपी की जीत और कांग्रेस की चुनावी हार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। तो वहीं ये साल जननायक जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर कतई अच्छा नहीं रहा। बीजेपी ने जो ही नायब सैनी को सीएम बनाया, तो पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कोई सीट जीत नहीं पाई और चुनाव नजदीक आते आते स्थितियां और बदलती गई। 10 विधायकों वाले जेजेपी के करीब 7 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के साथ चले गए। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये भी जेजेपी को रास आया नहीं। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी भी कोई बड़ा चमत्कार हरियाणा में कर ही नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में वोट तो मिले, लेकिन जीत न हो पाई और विधानसभा चुनाव में रही सही कसर भी पूरी हो गई और आम आदमी पार्टी पीछे छूटती नजर आई। अब बात कर लेते हैं इनेलो की। इनेलो के लिए 2024 भी कुछ खास रहा नहीं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के नेता अभय चौटाला और सुनैना चौटाला ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन इनेलो को कोई सफलता मिली रही। हालांकि विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले इनेलो ने बीएसपी के साथ एक उम्मीद पे गठबंधन किया था कि शायद पार्टी पिछले चुनाव यानी कि 2019 के मुकाबले कुछ बेहतर कर सके। हालांकि 2019 में एक विधायक वाली पार्टी 2024 में 2 विधायकों की पार्टी बन गई, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता अभय चौटाला चुनाव हार गए। तो वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किए। यही वजह है कि बीजेपी ने कई उन सीटों पर भी जीत दर्ज की जो वैसे तो आरक्षित नहीं रही, लेकिन वहां पर दलित वोट निर्णायक माने गए और उनकी उपस्थिति 20% से ज्यादा ही रही। कुल मिलाकर इनेलो को बीएसपी के साथ में भी कोई खास दलित वोट का सहयोग मिलता नजर नहीं आया। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत और बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की। जहां इनेलो के दिग्गज अभय चौटाला हार गए, वहीं 1 से 2 विधायकों वाली पार्टी बन गई, लेकिन जेजेपी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट हाथ नहीं लगी। 2024 के चुनावी दंगल में जहां कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, तो वहीं बीजेपी ने तीसरी हैट्रिक लगाकर सिकंदर की सी भूमिका दिखा दी। कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, न हम हारे थे, न हम हारे हैं।
सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री।